गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऐसा ये पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक की जो बीमारी ने हमें ऐसा समय दे दिया है कि आज हम वीडियो के माध्यम से ही हम आपसे मिल रहे हैं। हम सबसे पहले आपको सिलेबस बताएंगे, सिलेबस के साथ ही बताएंगे कि कैसे कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना होगा और आपको क्या क्या उसमें है, कौन कौन सी पुस्तक है, कौन कितना कितना उसमें भाग लिया गया है, ये बता रहे हैं। आपके सिलेबस में 4 यूनिट होती हैं। सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में प्रथम घटक में है हितोपदेश। हितोपदेश में 2 पाठ्यांशों की व्याख्या आती है। 5-5 नंबर के 2 श्लोक होंगे या गद्यांश होंगे। 4 दिए होंगे थे, 4 में से तुमको 2 अटेम्प्ट करने होंगे 5-5 नंबर के। ख भाग में एक सार आएगा, मतलब कहानी का सार। 4 कहानियां हैं छोटी छोटी, उसका हिंदी में तुमको सार लिखना है। 6 नंबर का वो सार लिखना है। तो 16 नंबर का ये क्वेश्चन हुआ। पहले में तुमको 5-5 नंबर की 2 व्याख्या करनी है और दुखा भाग में एक किसी कहानी का सार लिखना है। दूसरे यूनिट में एक और पुस्तक है नीति शतकम, भर्तृहरि जी के द्वारा रचित नीति शतकम। उसमें भी तुमको पहले 2 श्लोकों का सरलार्थ करना है 5-5 नंबर का, और एक सूक्ति की व्याख्या करनी है। सूक्ति मतलब अच्छी युक्ति, वो 6 नंबर की होगी। ये भी 16 नंबर हो गए। थर्ड यूनिट में आता है संस्कृत व्याकरण है, शब्द रूप है जो आपने आज तक पहले याद करे हुए होंगे। राम, कवि, भानु, पितृ, लता, अस्मत्, तद। 8 नंबर के ये शब्द रूप होते हैं। बीच बीच में से भी आ सकते हैं या पूरा लिखने के लिए भी कह सकते हैं, और उसमें फुल नंबर आते हैं, पूरे नंबर आते हैं। थोड़ी अगर आप अच्छे से याद करके लिख लोगे तो। ख भाग में है धातु रूप। ये भी आपने पहले कभी पढ़े हुए हैं। भू, अस, नम, गम, अस, हन, क्री, नी, याच। लट, लोट, लंग, विधिलिंग और ऋट लकारों में ये भी 8 नंबर के हैं। इसमें भी पूरे नंबर आते हैं। चौथा यूनिट है संधि, अच संधि, अर्थात अच कहते हैं स्वर को, स्वर संधि। हल संधि अर्थात हल कहते हैं व्यंजन को, तो व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि। 8 नंबर की ये संधियां हैं, उनका आपको संधि करना भी अर्थात जोड़ना भी आता है 4 नंबर का, और 4 नंबर का विच्छेद करना आ जाता है पेपर में। ख भाग में है कंठस्थ 2 श्लोकों का शुद्ध लेखन। आज तक आपने कोई भी, बचपन से लेकर अब तक कोई भी 2 श्लोक याद करे हुए हों तो उन श्लोकों को आपने सुंदर सी राइटिंग में, बिल्कुल शुद्ध, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे आप लिखोगे तो उसमें 8 नंबर मिल जाएंगे। बस इतना ही सिलेबस है आपका। बहुत आसान है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना। जिन बच्चों ने 8वीं तक पढ़ी हुई है वो भी बहुत अच्छे से संस्कृत कवर कर जाते हैं, और 98, 97, इवन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आते हैं। इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करना। अब तक का आपको कोई भी संस्कृत में कोई प्रश्न उत्तर नहीं लिखना है, कोई संस्कृत में व्याख्या नहीं करनी है, कोई आपको संस्कृत में निबंध नहीं लिखना है, कोई आपको संस्कृत में प्रश्नोत्तर या वाक्य प्रयोग या निबंध या पत्र, आपको कुछ नहीं लिखना है, कोई प्रश्नोत्तर कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ सब कुछ हिंदी में ही करना है। धीरे धीरे जाके आपको 3 सालों तक किसी क्लास में पत्र आ जाएगा, किसी क्लास में निबंध आ जाएगा, और प्रश्न उत्तर तो कभी भी नहीं है, वाक्य प्रयोग भी नहीं है। तो इसलिए बहुत स्कोरिंग और आसान सिलेबस है। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हितोपदेश के बारे में। हाँ, एक और है। पहला क्वेश्चन आपको, ये जो 4 यूनिट आपने पढ़ ली, तो पहला क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट आंसर्स का आएगा, जिसमें तुमको सिर्फ एक ही शब्द में उसका उत्तर देना है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 8 क्वेश्चन आएंगे और वो 16 नंबर का क्वेश्चन होगा। मान लिया ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि हितोपदेश के रचयिता कौन है,
अब मैं अभी थोड़ा सा मैं संक्षेप में थोड़ा बताती हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट आंसर्स में। या जो दूसरी किताब है आपकी नीति शतकम के सिर्फ 50 श्लोक लगे हुए हैं आपको सिलेबस में, 50 इस सेमेस्टर में और 50 ही अगले सेमेस्टर में लगे हुए हैं। तो उसमें सिर्फ क्या आ जाएगा कि विद्या के लिए क्या महत्व बताया है, विद्या कैसे मिलती है, तो इस तरह से छोटे छोटे आंसर्स होंगे। विद्या क्या देती है, विनय देती है, विद्या ददाति विनयम, कभी आपने बचपन में कभी कोई श्लोक पढ़ा होगा तो उसके ऊपर प्रश्न आता है। ऐसे ही धातु रूप में से भी, शब्द रूप में से भी, कि राम का द्वितीय विभक्ति प्रथमा एक वचन में, प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति में से एक वचन क्या है या द्विवचन क्या है, ऐसे एक शब्द आपको लिखना है और 2 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही धातु रूप में और ऐसे ही संधियों में छोटे छोटे, विद्या जमा आलय क्या बनेगा, आपको बस ये लिखोगे विद्यालय, 2 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही शॉर्ट आंसर्स आएंगे आपके सिलेबस में। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि हितोपदेश में क्या है आपके सिलेबस में। हितोपदेश संस्कृत साहित्य में नीति कथा को प्रस्तुत करने वाली हितोपदेश एक महत्वपूर्ण रचना है जो प्राचीन काल से आज तक संस्कृत नीति को सुरक्षित करती रही है तथा भारतीय जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। इसी कारण इसके विविध भाषाओं में अनुवाद होते हैं। इसके रचयिता नारायण पंडित जी हैं। हितोपदेश के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। आपको शॉर्ट आंसर्स में ये आ सकता है कि हितोपदेश को किसने लिखा है, उसके रचयिता कौन है? नारायण पंडित लिखोगे आप। तो उसके जिन्होंने बंगाल के राजा धवल चंद्र के आश्रय में रहकर इस सुंदर ग्रंथ की रचना की थी। हितोपदेश 4 परिच्छेदों में विभक्त किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि कितने परिच्छेदों में विभक्त है? 4 में है। अब किस परिच्छेद से आपकी पुस्तक, आपका सिलेबस किस में से लिया गया है? अब जो पहला भाग है मित्र लाभ, आपका सिलेबस मित्र लाभ में से लिया गया है। आपको सिर्फ मित्र लाभ लिखना है। मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह, संधि। और यहाँ पर हितोपदेश का मित्र लाभ भाग प्रस्तुत है। हितोपदेश में कितनी कहानियां हैं? ये क्वेश्चन। हितोपदेश में 43 कहानियां हैं, जिसमें 25 कथाएं पंचतंत्र नामक कृति से उद्धृत हैं। राजा पंडित विष्णु शर्मा जी ने एक पंचतंत्र नामक एक ग्रंथ लिखा था। उसी पंचतंत्र में से और भी अन्य ग्रंथों से सामग्री ग्रहण करके इस हितोपदेश को लिखा गया है। लेकिन हितोपदेश के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। और पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा जी हैं। हितोपदेश में नीति संबंधी कथाएं हैं, अर्थात इस रचना में कथा के माध्यम से नीतियों, धार्मिक सूक्तियों व जीवन में उपयोगी तथ्यों को समझाया गया है, जो कथाओं के माध्यम से स्पष्ट किए जाते हैं। कथाएं कैसी होती हैं? पशु, पक्षी व मानव जगत के प्राणियों को लेकर प्रस्तुत की गई हैं। छोटी छोटी सी कहानियां आपके सिलेबस में हैं, 4 छोटी छोटी कहानियां, जिसके माध्यम से तुमको हर कहानी का एक उद्देश्य है। हर कहानी के द्वारा कोई ना कोई शिक्षा दी गई है। एक कथा के साथ अन्य कथाएं इस प्रकार जुड़ी हुई हैं कि संपूर्ण ग्रंथ एक कथा या कहानी प्रतीत होता है। कथा या कहानी पढ़ते पढ़ते निरंतर जिज्ञासा, इच्छा उत्पन्न होती रहती है कि आगे क्या हुआ। बीच बीच में लेखक जीवन से उपयोगी उपदेशों व आदर्शों का कथन भी करता रहता है। कथा के आरंभ में और अंत में कथा के उद्देश्य को ही समझा दिया गया है। लघु पत्नक नामक कौवा को, इन पक्षियों के नाम भी रखे गए हैं। जरद गवक नामक गीध, दीर्घ कर्ण मन नामक बिलाव, इस तरह से कहानियों में इनके नाम भी पात्र को प्रभावित करने के लिए रखे गए हैं। हितोपदेश की जो भाषा है जो आप पढ़ोगे वो बहुत सरल और सरस है। सामान्य संस्कृत का ज्ञाता जो केवल 8वीं तक, 6ठी 7वीं 8वीं तक जिसने पढ़ा है वो भी इसे सरलता से पढ़ सकता है। इससे अधिक सुबोधता भाषा में नहीं हो सकती। गद्य व पद्य दोनों का मिला जुला रूप भाषा में प्रयोग किया गया है। दोनों में ही भाषा सरल है। न समास का प्रयोग है इसमें, न अलंकारों के प्रति कवि की रुचि है। केवल स्वाभाविक और सहज रूप में इन कहानियों का वर्णन किया गया है। छोटे छोटे वाक्य हैं जो आसानी से समझे जा सकते हैं। लेखक का उद्देश्य क्या है कि हितकारी उपदेश देना। हित उपदेशा, हितोपदेशा, हित अर्थात भला करने वाला, हित करने वाला उपदेश दिया गया है। इसी से इस कृति का नाम हितोपदेश रखा गया है। इस रचना के प्रारंभ से ही इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि राजा को अपने अशिक्षित तथा कुव्यसनी पुत्रों को देखकर, जो बुरे बुरे व्यसनों में, बुरी बुरी बुराइयों में लगे हुए हैं,
बुराइयों में लगे हुए हैं, बड़ी गंदी गंदी आदतों में लगे हुए हैं, उनको देखकर बहुत चिंता होती है। तो उन्होंने पंडितों को बुलाकर उनसे कहा था कि कोई इनको सद्मार्ग पर लाए, कोई इनको विद्वान बना दे। तो गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र, जो कि अब वर्तमान समय में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है, नामक एक नगर था, जहां पर अत्यंत गुणवान सुदर्शन नाम का राजा राज्य करता था। इस कथा हितोपदेश को शुरू करने से पहले इस बात को समझो कि ये क्यों लिखा गया। गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र वर्तमान पटना नामक नगर था, जहां पर अत्यंत गुणवान सुदर्शन नामक का राजा राज्य करता था। एक बार उसने किसी के द्वारा पढ़े जाते हुए 2 श्लोक सुने। अब दोनों श्लोकों का क्या आशय है, क्या मतलब है, वो बता रहे हैं कि पहले श्लोक में था उनका आशय था कि मानव जीवन में शास्त्र का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। शस्त्र तो होते हैं, वो तलवार, भाला, गदा आदि, और शास्त्र क्या है, हमारा जो पुस्तकों आदि का ज्ञान, पढ़ाई, जो अध्ययन आदि है, वो शिक्षा है, उसको शास्त्र कहते हैं। मानव जीवन में शास्त्र का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह ज्ञान सभी संदेहों को दूर करता है और अप्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष बना देता है। शास्त्र ज्ञान के अभाव में मानव अंधे के समान होता है। जिसने शास्त्रों का ज्ञान नहीं लिया, अर्थात जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं करी, वो मानो अंधे के समान होता है। दूसरा श्लोक का आशय है कि यौवन का मद, मतलब युवावस्था, अपार धन, जिसके पास बहुत अधिक पैसा है, स्वामित्व, कोई ना कोई प्रभुत्वता है, कोई राजा है, किसी बड़े का पुत्र, बड़े उपाधि पर से ग्रहण करे हुए का पुत्र है, या अज्ञानता, मूर्खता, इन चारों में से प्रत्येक विशेषता को जीवन को निरर्थक करने वाली होती है। मतलब इन चारों में से किसी के पास अगर एक भी है ना, तो उस व्यक्ति का जीवन बेकार हो जाता है। और जिसके पास अगर ये चारों ही विशेषताएं हों कि युवावस्था भी है, बहुत अधिक धन भी है, स्वामित्व भी है और मूर्खता भी है, तो फिर उनका तो क्या ही कहना, अर्थात उसका जीवन सार्थक कैसे हो सकता है। तो फिर राजा की पुत्रों के लिए चिंता होने लग जाती। जैसे ही ये 2 श्लोकों को उन्होंने सुना, तो राजा, ये सब आपका सिलेबस में ये श्लोक आएंगे आगे, ये हम सिर्फ आपको प्रारंभ में इसकी भूमिका बांधने के लिए बता रहे हैं। राजा ने इन श्लोकों का पर पर्याप्त विचार किया और परिणाम निकाला कि मेरे पुत्र तो चारों विशेषताओं से युक्त हैं। वे यौवन में मतवाले भी हैं, इनके पास मेरी अपार धन संपत्ति है, और मेरी अर्थात राजा की शक्ति भी है, क्योंकि मैं राजा हूं और ये मेरे पुत्र हैं, तो इनके स्वामित्व भाव भी आएगा कि मेरे तो पिता राजा हैं। तथा अनपढ़ होने के कारण ये सभी मूर्ख भी हैं। निसंदेह इनका जीवन निरर्थक है, बेकार है। राजा जैसे जैसे व्याकुल होता गया, वैसे वैसे उसने सोचा कि इनकी मूर्खता में मेरा भी दोष है। पुत्रों को शिक्षित बनाना माता पिता का प्रथम कर्तव्य है। आपने बचपन में ये श्लोक सुना होगा, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता, कि जिसने अपने संतान को नहीं पढ़ाया, उस बच्चे की माता शत्रु के समान है और पिता वैरी जैसा है। राजा को बड़ा दुख हुआ, उसे पुत्रों की मूर्खता के विषय में बहुत चिंता होने लगी। तो वह सोचने लगा कि इस प्रकार के पुत्रों से क्या लाभ, जो ना विद्वान है और जो ना ही और धार्मिक भी नहीं है। अनेक मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा तो एक गुणवान पुत्र अच्छा होता है। जैसे कि अनेक अगर पुत्र हों, अनेक तारे होते हैं आसमान में, लेकिन उनसे उजाला नहीं होता। अगर एक चांद, रात को एक चांद उदित होता है तो रात्रि उजाले में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए अगर एक गुणवान पुत्र है, संस्कारी पुत्र है, तो उससे अपना पूरा कुल, पूरा परिवार तर जाता है। फिर राजा ने विद्वानों की सभा को बुलाना। राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। उसने घोषणा की कि हे विद्वानों, मेरे पुत्र कुमार्ग पर चल रहे हैं और अशिक्षित हैं। आप में से कौन ऐसा विद्वान है जो मेरे पुत्रों को गुणवान और शिक्षित बना सके। राजा ने यह भी कहा कि विद्वानों की संगति से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। यह तो है ही, संगत का असर बहुत होता है। अगर 4 व्यक्ति बैठ के मदिरा पी रहे हैं और एक व्यक्ति पास में बैठा हुआ केवल ठंडा पेय पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, लेकिन देखने वाले क्या कहेंगे कि ये भी मदिरा ही पी रहा होगा। तो और अगर कोई अच्छा संग मिल गया
तो वो परेशानी में अगर कोई हुआ तो वो उसको कहेगा कि नहीं, अच्छी पुस्तक पढ़ लो, मंदिर में चले जाओ, अच्छा अध्ययन कर लो, अच्छों का संग कर लो, अच्छे अच्छे काम करो, तो संग का बहुत अधिक असर पड़ता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि विद्वानों की संगति से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। अतः आप ऐसा प्रयास करें जिससे मेरे पुत्र कुमार्ग छोड़कर, मतलब बुरे बुरे मार्ग को छोड़कर नीति विशारद बन जाएं। तो विष्णु शर्मा के शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई। राजा को निराश और हताश देखकर सभा में उपस्थित विष्णु शर्मा नाम के पंडित ने कहा, हे राजन, आपके पुत्र राजकुल मतलब उच्च वंश में उत्पन्न हैं। ये पुत्र मूर्ख कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं। सोने की खान में ही सोना पैदा होता है, बस उसको तराशने की जरूरत होती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप चिंता ना करें, क्योंकि ये पुत्र राजा के पुत्र हैं, तो ये मूर्ख नहीं हो सकते, केवल इनको सिखाने की आवश्यकता है। आप चिंता ना करें, मैं इनको 6 महीने में ही आपके पुत्र को नीतिज्ञ बना दूंगा। तो कौन सा राजा था जिसके पुत्र मूर्ख थे? राजा सुदर्शन। कहाँ का रहने वाला था? पाटलिपुत्र का रहने वाला था। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पहला क्वेश्चन में आ सकते हैं। और कितने समय में उन्होंने, किसने बनाया था उनको? पंडित विष्णु शर्मा जी ने उनको विद्वान बनाया। और कितने समय में बनाया? 6 महीने में बनाया। 6 महीने में ही आपके पुत्रों को मैं नीतिवान बना दूंगा। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने पुत्रों को पढ़ाने के लिए पंडित विष्णु शर्मा को नियुक्त करके सम्मान पूर्वक उसे अपने पुत्रों को सौंप दिया। विष्णु शर्मा का राजपुत्रों को नीति कथा सुनाना। पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को राजनीति का ज्ञान कराने के लिए नीति कथाएं सुनाई, जिनसे राजकुमारों का मनोरंजन भी होता रहे और उन्हें राजनीति का ज्ञान भी हो जाए। ये वे नीति कथाएं हितोपदेश में इस प्रकार से हैं। मतलब पंडित विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें पशु पक्षियों की और मानव की छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उन्होंने उपदेश दिया। नारायण पंडित जी ने विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित पंचतंत्र में से ही कुछ कहानियों को लेकर और कुछ अन्य ग्रंथों से लेकर कुछ अपने जोड़कर उन्होंने कहानियां लिखी और श्लोकों को भी लिखा। पंडित विष्णु शर्मा जी ने श्लोकों को नहीं लिखा, नारायण पंडित जी ने श्लोकों को भी लिखा। श्लोकों को लिखने के बाद उन्होंने पंडित विष्णु शर्मा जी ने श्लोकों को लिखा और ग्रंथ बनाया और उन राजा सुदर्शन के पुत्रों को विद्वान बनाया। और उन्हीं कहानियों को आश्रय लेकर नारायण पंडित जी ने हितोपदेश नामक ग्रंथ की रचना की। आपकी सिलेबस में 4 कहानियां हैं। कपोत राज मूषक राजयो कथा, कबूतरों के राजा और चूहों की कहानी के राजा की कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी। बूढ़े बाघ वृद्ध व्याघ्र लुब्ध विप्रयो कथा, बूढ़े बाघ और लालची पथिक की कथा है। मृग श्रृगालयो कथा है। चित्रांग क्षुद्र बुद्धि कथा, हिरण व गिदड़ की कथा है। गृद्ध मार्जार्यो कथा, बूढ़े गीध और बिलाव की कथा है। इन कहानियों का आप सार पढ़ लेना। पहली कहानी को के हिंदी में आपके पुस्तक के आगे कहानी का सार दिया होगा। कहानी के सार को जरूर पढ़ लेना, ताकि आपको आगे पता चलेगा कि हमने इसमें कहानी में क्या पढ़ा है। फिर हम आगे से, प्रस्ताविका में तो कहानी नहीं आएगी, तो चलो प्रस्ताविका के तो श्लोक हम अभी पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम कहानी का सार के लिए भी कुछ वीडियो या ऑडियो मैं आपको भेज दूंगी और आप भी अपनी पुस्तकों में से पढ़ लें।